ओके गाइस, तो हम लोग जो पहले पढ़ चुके थे क्या मॉलिक्यूलिटी ऑफ रिएक्शन, उसके पहले आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सारा चीज़ पढ़ चुके हो, क्या क्या कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है सर आपको पढ़ा चुके हैं। तो उसके अनुसार अब हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग इंटीग्रेटेड फॉर्म में आ रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग नोमेरिकल बेस्ड पर आ रहे हैं कि कैसे नोमेरिकल बेस्ड करेंगे। काफ़ी ईजी है, सिर्फ समझने की कोशिश करना। हम पहले से इसलिए यूज कर चुके हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा किल हो जाएगा और आप सामने हम आएंगे, थोड़ा सा बोर्ड छोटा पड़ता है, रूम में है, तो उसके अनुसार हम पहले जो यूज कर लिए। अब आप समझो, इसको बात को गौर से समझना, एकदम गौर से समझना, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आपको काम कहाँ पे है, कहाँ से उठाना है, वो ध्यान देना। तो जैसे देखो, हम लोग इक्विलिब्रियम का फॉर्म जैसे जानते थे पहले से, जैसे हम लोगों ने मान लिया कि कोई ये रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट बनाया पी, ठीक है, और इक्विलिब्रियम में जैसे हम लोग पढ़े थे कि इनिशियल और आफ्टर टाइम, जैसे इक्विलिब्रियम का टर्म बनाए थे हम लोग। तो इनिशियली हम लोगों ने क्या किया, ये जो रिएक्टेंट है उसको ए मोल मान लिया और प्रोडक्ट जीरो। जीरो इसलिए करते हैं हम लोग क्योंकि वो प्रोडक्ट में टोटली कन्वर्ट नहीं हो पाया। जब टोटली कन्वर्ट नहीं हो पाया तो इनिशियली वो कुछ ना कुछ रिएक्टेंट साइड में रह गया होगा, इसलिए इनिशियली फॉर्म में प्रोडक्ट हम लोग जीरो लिखते हैं। तो आफ्टर टाइम टी, कुछ समय बाद क्या होता है, जैसे आपने सॉल्यूशन में भी पढ़ा होगा, अगर वॉन कफ आपने पढ़ा होगा तो वॉन कफ में हम लोगों ने डिसोसिएशन का केस देखा था, तो अल्फा का यूज करके बनाया था हम लोगों ने। ठीक यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है कि आफ्टर टाइम टी यहाँ से कितना डिसोसिएट कर रहा है, तो उसके लिए हम लोग एक्स ले रहे हैं। तो ए मोल से कितना किया, ए माइनस एक्स, तो प्रोडक्ट कितना बना, एक्स। अब हम लोग रेट ऑफ फॉर्मेशन प्रोडक्ट का चेक कर रहे हैं, रेट ऑफ फॉर्मेशन प्रोडक्ट का चेक कर रहे हैं। ये मैथमेटिकल टर्म है, आराम से समझना। डी जो डिफरेंशिएशन का बात हम लोग बात करते हैं, तो dx by dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए। dx by dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है। तो dx by dt को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हम लोगों ने एक कांस्टेंट पे लिया के लिया, और कंसंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर टाइम टी कितना है मेरा, ए माइनस एक्स। कंसंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर टाइम टी कितना है मेरा, ए माइनस एक्स, डाल दिया, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लिया हम लोगों ने। फिर यहाँ पर हम लोग क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किए हम लोगों, तो ए माइनस एक्स को हम लोगों ने नीचे ले आया और डी टी जो था वो के साथ इधर आ गया। तो डी एक्स बाई ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के डी टी। अब इसको हम लोगों ने क्या किया है, इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट मैथमेटिकल टर्म है, तो इंटीग्रेशन के फॉर्म में जैसे ही हम लोग आते हैं, इस फॉर्म में लेकर आते हैं, तो लॉग का फॉर्म आता है, लॉग का। आप मैथमेटिक्स पढ़ते होगे, ज़्यादा ध्यान में होगा। तो इंटीग्रेशन लिख दिए हम लोग कि ऑन इंटीग्रेशन हम लोगों ने इसको किया, तो माइनस लॉग बेस ई, ये क्या है बेस ई हम आपको समझाएंगे, माइनस लॉग बेस ई टू द पावर ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस सी। यहाँ जो सी का टर्म हम लोगों ने यूज किया है, कहीं कहीं पर आई का टर्म भी यूज किया जाता है, आई सी के जगह, और मैथमेटिक्स के टर्म पर आई को, अदरवाइज सी को इंटीग्रेशन कांस्टेंट के नाम से जानते हैं, कि जो इंटीग्रेशन जो हम लोग कर रहे हैं उसका कांस्टेंट फॉर्म बनाने के लिए हम लोग सी का, अदरवाइज आई का टर्म यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने वही यूज किया है, के टी प्लस सी। तो सी को हम लोगों ने कांस्टेंट कहा, कौन सा कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर कि इफ x का वैल्यू 0 हो जाए, t का वैल्यू 0 हो जाए, जो हम लोगों ने यहाँ यूज किया भी है कि इफ t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, अगर x भी 0 हो जाए तो सिर्फ a का टर्म बचेगा, t 0 हो जाए तो ये टोटल टर्म 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपका, माइनस लॉग बेस ई टू द पावर ए इज इक्वल टू सी, क्योंकि ये भी तो 0 का टर्म हो गया, बचेगा ना। तो यही यहाँ पर यूज किया हम लोगों ने कि माइनस लॉग बेस ई इज इक्वल टू सी। अब जो ये सी का टर्म आया, सी का टर्म आया, वो सी के टर्म को अगर हम यहाँ पुट कर दें, यहाँ ये जो सी इज इक्वल टू इतना आया, तो सी का टर्म अगर हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं तो क्या होगा, सी का टर्म पुट करेंगे तो
माइनस लॉग बेस ई ए टू द पावर माइनस एक्स, है ना यार, इजिकल टू के टी, और सी का वैल्यू क्या है यहाँ पर पुट कर दे तो क्या आ जाएगा, माइनस लॉग बेस ई टू द पावर ए, जो यहाँ पर है, देख रहे हो। अब यहाँ से हम लोग के टी को बाहर कर दिए, किसको बाहर कर दिए, के टी को, तो के टी को बाहर किए तो के टी इजिकल टू लॉग बेस ई टू द पावर ए माइनस लॉग बेस ई टू द पावर ए माइनस एक्स, ये टर्म जो है यहाँ आ गया, के टी को बाहर किए तो ये टर्म आ गया ना, इधर ये माइनस में था, इधर आया किस में हो गया, प्लस में। तो फिर से बोल रहे हैं के टी को जब बाहर कर दिए, ये हो गया क्या, लॉग बेस ई टू द पावर ए माइनस लॉग बेस ई टू द पावर ए माइनस एक्स। अब इसको हम लोग क्या किए, के को बाहर किए तो के इजिकल टू क्या हो गया, 1/t लॉग बेस ई। अब ये जो आपका टर्म आया हम लोग लिखे हैं लॉग बेस ई टू द पावर ए बाई ए माइनस एक्स, ये जो है मैथमेटिक्स के टर्म में mn का फंक्शन होता है कि लॉग m बाई n, ये mn का फंक्शन है, पढ़ना है। log m बाई n इजिकल टू हम लोग लिखते हैं log m माइनस log n, ये टर्म होता है मैथमेटिक्स का कि log m बाई n इजिकल टू लिखते हैं log m माइनस log n। यही काम हम लोगों ने किया है कि log बेस e टू द पावर a माइनस log बेस e टू द पावर a माइनस x, इसको हम लोगों ने क्या कर दिया, तो अगर माइनस के टर्म में होता है तो उसको डिवाइड कर देते हैं, अगर प्लस के टर्म में होता तो उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, समझ गए बात को। तो ये एक टर्म है जो मैथमेटिकल टर्म है जिसको हम लोगों ने यहाँ पर निकाल दिया। अब देखो यहाँ पे ये जो यहाँ पर बेस ई आया, बेस ई आया ना यहाँ पे, इसको बुक में ज्यादातर बुक में ये लॉग बेस ई न लिखकर एलएन का इस्तेमाल करता है, आप बुक में देखना एलएन, लॉग बेस ई न लिखकर वो एलएन का इस्तेमाल करता है, और एलएन और लॉग बेस ई दोनों सेम ही चीज है। तो ई का जो वैल्यू होता है, जो वैल्यू करते हैं हम लोग, तो जैसे ही हम लोग लॉग बेस ई को अदरवाइज एलएन को लॉग 10 में कन्वर्ट करते हैं तो ई का जो वैल्यू होता है वो होता है कांस्टेंट वैल्यू है 2.303। तो लॉग बेस ई है या एलएन है तो यहीं पर छोड़ देंगे, अदरवाइज उसको log 10 में, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन आएगा ऑलवेज log 10 के बेसिस पर ही आएगा, चाहे कहीं भी आए, बोर्ड में आए या कहीं भी आए, log 10 के बेसिस पर ही आता है। तो यहाँ पर हम लोग log बेस ई को कन्वर्ट किया log 10 में, तो ई का वैल्यू हम लोगों ने यूज कर लिया, तो क्या लिखा, k इजिकल टू 2.303 डिवाइडेड बाई t, log 10 में आ गए क्योंकि ई का वैल्यू यहाँ यूज कर लिए, a बाई a माइनस एक्स निकालिए। तो ये जो आपका आया ये है आपका, के को हम लोग जानते हैं ना क्या कहते हैं, रेट कांस्टेंट। तो ये जो रेट कांस्टेंट हम लोग निकाला विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये फर्स्ट ऑर्डर का निकाला है। एक मिनट अच्छे से समझ लो बात को, इसको मिटा रहे हैं, मिटा देना, चलो मिटाते हैं। इसको हम लोग ऐसे भी यूज करते हैं, कहीं कहीं बुक में ऐसा भी लिखा रहता है, k इजिकल टू 2.303 बाई t लॉग कंसंट्रेशन ऑफ, कहीं कहीं R0 लिखा रहता है, R0 डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ R, कहीं कहीं R0 बाई R लिखा रहता है, कहीं कहीं A0 बाई A लिखा रहता है, सेम इसी चीज को। अब क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ R0 को हम लोग कहते हैं इनिशियल सब्सटेंस टेकन, जो शुरुआत में हम लोग लेते हैं, सो शुरुआत में वो जितना भी हो सकता है, ज्यादातर शुरुआत में कितना लेते हैं 100%, और कंसंट्रेशन ऑफ R जो है आपका वो है decomposed substance
आफ्टर टाइम टी। मतलब कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट जो है वो है जो शुरुआत में हम लोग सब्सटेंस को लेंगे, जो आपको क्वेश्चन देगा। अदरवाइज आर जो है आपका वो डिकम्पोज कर जाए कितने समय के बाद। तो मान लो कि ये 100% है और एक्स जो है डिकम्पोज कर गया 50%, तो 100 में से 50% को माइनस कर देंगे। समझ रहे हो बात को? एक मिनट, इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन बनाएंगे हम बताएंगे आपको। आपको मेन जो फॉर्मूला आपको चाहिए ये चाहिए, अदरवाइज आप इस पर बना सकते हो, इस पे। आराम से समझना। अब हम लोग जो है उसी के टर्म पर यूज कर रहे हैं एक और टॉपिक जिसका नाम है हाफ लाइफ टाइम, जिसको हम लोग टी हाफ से डिनोट करते हैं। तो मतलब क्या है कि जो टाइम, जिस टाइम पर रिएक्टेंट का आधा सब्सटेंस डिकम्पोज कर जाए, आधा सब्सटेंस डिकम्पोज कर जाए, दैट इज कॉल्ड हाफ लाइफ टाइम। जैसे मान लो ये तो हो गया डिनोशन। इफ, एक मिनट जरा वाइपर डोले। इफ concentration of R naught is equal to R by 2 and T is equal to T half। समझ रहे हो? जो अभी पहले लिखे थे ना हम लोग, कंसंट्रेशन ऑफ R नॉट इनिशियल, वो अगर मान लो कि R by 2 हो गया और T जो है, जो आपका टाइम था वो कितना हो गया? T हाफ। तो जो मेरा फर्स्ट ऑर्डर का अभी हम लोगों ने निकाला था इंटीग्रेटेड फॉर्म, तो क्या निकाला था? K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई T log concentration of R naught divided by concentration of R। निकाले थे ना? अब देखो T के जगह क्या यूज करना है? T हाफ। तो K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई T हाफ हो जाएगा, इज इक्वल टू log कंसंट्रेशन ऑफ R नॉट। R नॉट को हम लोगों ने क्या किया? R नॉट जो है वो R बाई 2 है ना? एक मिनट ऊपर का मिटा दे जरा। ये हो गया आपका R नॉट बाई 2 हो गया ना? R का वैल्यू क्या था? R नॉट बाई 2 था। अब इसको पलट दे तो इससे इसको तो काट सकते हैं हम लोग। तो बचा क्या? इसको पलट के ले जाए तो देखो गौर से देखना, हम इसको फिर सॉल्व कर रहे हैं आगे। K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई T हाफ log 2। ये पलटेगा 2 होगा ना? होगा ना जीटी? मिटा दें? चलो मिटा रहे हैं। आ गए यहाँ पे। देन T हाफ को अगर बाहर कर दे तो T हाफ इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई K log 2। अब देखो यहाँ पर गौर से, तो T हाफ log 2 का वैल्यू होता है वो आपको देखो, जब भी एग्जाम में जाओगे तो log का वैल्यू दिया रहेगा। आप मेंटली फ्री रहना कि log का वैल्यू दिया रहेगा। T हाफ
अदरवाइज फेस टू फेस जब भी होगे तो हम लॉग निकालना बता देंगे कि लॉग का वैल्यू कैसे चेक करते हैं। 2.303 डिवाइडेड बाई के, और log 2 का वैल्यू होता है 0.3010। इसको मल्टीप्लाई कर दे तो टी हाफ इज इक्वल टू आएगा 0.693 डिवाइडेड बाई के। ये आ जाएगा टी हाफ का वैल्यू, यानी कि हाफ लाइफ का वैल्यू आ गया। समझ गए बात को? तो हम लोग इसके फार्मूला से और वो जो इंटीग्रेटेड फॉर्म निकाल रहे हैं उसके फार्मूला से, दोनों के फार्मूला से क्वेश्चन को अच्छे से बना सकते हैं। क्लियर है? थोड़ा सा फास्ट चले हैं लेकिन फिर भी क्लियर है। अब हम बताएंगे कि हम इसके फार्मूला से और उसके फार्मूला से क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में तैयार रहना, ये फार्मूला और वो फार्मूला को कैसे काम करेंगे। ओके।